हेलो फ्रेंड्स। मैंने रिसेंटली एमएसएमई पे शॉर्ट क्लिप डाला था और उसके काफ़ी रिस्पॉन्स आए। आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, सो दैट्स वाई ये वीडियो मैं बना रहा हूं। थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। आपके अप्रिशिएशन हमें एनर्जाइज करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हम लोग इस तरह के वीडियोज़ या ब्लॉग्स वगैरह और करते रहे। कमिंग टू द एमएसएमई थिंग, मुझे जो लोगों ने फ़ोन किया या क्वेरी की उनका था कि इस अमेंडमेंट का क्या नतीजा होगा, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे और इससे इसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे? सबसे पहले तो अमेंडमेंट क्या है? ये जो अमेंडमेंट है, इसके हिसाब से माइक्रो और जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, अगर उनसे आप माल खरीदते हैं और उनका पेमेंट आप एमएसएमई एक्ट की जो टाइमलाइंस हैं उसके बाद करते हैं, तो वो खर्चे का डिडक्शन आपको उस साल में मिलेगा, उस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एक्चुअल पेमेंट करते हैं। सो मतलब अगर मान लीजिए आप डिलेड पेमेंट भी करते हैं बट एक्चुअल पेमेंट सेम फाइनेंशियल ईयर में मिल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिडक्शन उसी फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा। हम एक एग्जांपल भी लेंगे। हाँ, दिक्कत कहाँ है? जब डिले हो गया है और पेमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट हो गया है, जो जनवरी फरवरी मार्च के जो ट्रांजेक्शन है उसमें ये इम्पैक्ट आ सकता है। अब कमिंग बैक टू, सबसे पहले तो टाइमलाइंस क्या है? ये अमेंडमेंट कहता है कि एमएसएमई एक्ट में जो टाइमलाइंस है वो, तो एमएसएमई एक्ट में टाइमलाइंस क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एमएसएमई एक्ट में टाइमलाइंस इस तरह हैं कि 45 डेज और एक्चुअल पेमेंट टर्म्स विच एवर इज अर्लियर। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके टाइमलाइन 30 डेज है, अग्रीड है अच्छा, सबसे पहले तो ये जो एमएसएमई में माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस कवर्ड होते हैं, बट ये अमेंडमेंट तभी एप्लीकेबल होगा जब आप माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस से माल खरीद रहे हैं। मीडियम वाले यहाँ कवर्ड नहीं होते हैं। माइक्रो कौन है? जिनका प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। स्मॉल कौन है? जिनका प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ तक का है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है। और मीडियम कौन है? जिनका प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में जो इक्विपमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ तक का है और टर्नओवर 250 करोड़ तक का है। तो यहाँ ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप माल माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस से खरीदते हैं। अगर मीडियम से खरीदते हैं तो ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ कमिंग बैक टू टाइमलाइन, तो 45 डेज और एक्चुअल पेमेंट टर्म्स विच एवर इज लोअर। तो कहने का मतलब है अगर एक्चुअल पेमेंट टर्म्स आपके 30 डेज हैं तो आपको पेमेंट 30 डेज में कर देना है। लेकिन अगर एक्चुअल पेमेंट टर्म्स 60 डेज है, 90 डेज है या 120 डेज है, तो एमएसएमई एक्ट के हिसाब से जो टाइमलाइन होगी वो केवल 45 डेज की होगी। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर पेमेंट टर्म्स अग्रीड नहीं है तो टाइमलाइन केवल 15 दिन की है, तो 45 दिन की नहीं है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब एमएसएमई एक्ट वालों के साथ काम करते हो, एमएसएमई में जो कवर्ड है उनके साथ काम करते हो, तो वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। आप ना उनके साथ कोई ऑफिशियल परचेज ऑर्डर का सिस्टम नहीं होता है, कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होती है। अब मान लीजिए आपका उनके साथ पेमेंट टर्म 60 दिन का है, बट आप देखेंगे ना आप उनके साथ कम्युनिकेशन करते हो रिटर्न 60 डेज का, ना वो अपनी इनवॉइस में 60 डेज लिखते हैं। तो अगर कहीं रिटर्न नहीं है तो वो माना जाएगा कि आपका पेमेंट टर्म्स उनके साथ कुछ अग्रीड नहीं है और फिर इनकम टैक्स में आपको तकलीफ हो जाएगी। सो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी तक तो चल रहा था क्योंकि एमएसएमई एक्ट की बात थी और आपके वेंडर के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी और भरोसे पे चल रहा था। आपका वेंडर भी मान के चल रहा था कि हाँ ठीक है भाई, 60 दिन या 120 दिन का पेमेंट टर्म्स है और वो किसी तरह का कोई एमएसएमई एक्ट में आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करता होगा। बट जब बात आती है इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपके वेंडर ने आपके ऊपर एक्शन लिया या नहीं लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो ये देखेगा कि ऑन पेपर्स कितने दिन का पेमेंट टर्म्स है। इसलिए अब आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप एमएसएमई वेंडर के साथ काम कर रहे हैं, खास करके माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस जैसे वेंडर के साथ काम कर रहे हैं, तो आप उनको साफ साफ बोलिए कि इनवॉइस में जो अग्रीड पेमेंट टर्म्स है वो जरूर मेंशन करें।
और हो सके तो एक ईमेल एक्सचेंज कर लीजिए या एक वन टाइम साइन कर लीजिए कि अनलेस अदरवाइज अग्रीड आपके और उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन है उसमें पेमेंट टर्म्स इतने दिन का होगा, चाहे वो 60 दिन हो, 80 दिन हो, 30 दिन हो, 120 दिन हो, जो भी हो। तो चलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है जो मैंने बता दिया। अब आते हैं एग्जाम्पल। अब मान लीजिए आपका कोई वेंडर है, ये कब फर्क पड़ेगा वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका कोई वेंडर है, उसके साथ आपका पेमेंट टर्म 60 दिन का है और वो माइक्रो इंटरप्राइजेस है। तो अगर माइक्रो इंटरप्राइजेस है तो ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा। अब 60 दिन का है तो पेमेंट टर्म्स 45 डेज माना जाएगा। अब मान लीजिए आपने 1 फरवरी के दिन परचेस किया, तो 1 फरवरी के दिन परचेस किया तो 28 फरवरी को 28 दिन हो गए, 17 मार्च को 45 दिन पूरे हो जाते हैं। आपने पेमेंट किया 25 मार्च को, तो देखिए इन स्पाइट ऑफ दैट कि आप 45 दिन के बाद पेमेंट कर रहे हो, आपने उसी फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दिया है। इसलिए अगर ये 2023-24 की मैं बात कर रहा हूं तो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में ही आपको उसका इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। बट यदि आपने वो पेमेंट 6 अप्रैल को उनको किया है तो फिर दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है? एक तो आपने डिले कर दिया है और दूसरा फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर हो गया है। तो अब आपको इसका डिडक्शन 2024-25 में मिलेगा। इस साल उस इनवॉइस का, उस वेंडर से, जो स्मॉल इंटरप्राइजेस वेंडर से जो आपने इनवॉइस जो माल खरीदा है, सपोज उसकी वैल्यू 1 लाख है, तो वो 1 लाख का खर्चा आपका कम हो जाएगा, वो खर्चा आपको अगले साल डिडक्शन मिलेगा। तो 1 लाख से आपकी इनकम इस साल बढ़ जाएगी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यही माल आपने 1 मार्च को खरीदी थी, ये परचेजिंग आपने इनवॉइस डेट 1 मार्च की है और उसमें डेट, उस इनवॉइस में 60 दिन का पेमेंट टर्म्स लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 दिन का पेमेंट टर्म्स है तो 45 दिन आ जाएगा। तो 1 मार्च की इनवॉइस है, ये 45 दिन आप जोड़ लीजिए 14 अप्रैल। तो अगर आप 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल को भी पेमेंट करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर चेंज होने के बावजूद आप टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, आपको इसी साल उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल या 16 अप्रैल को पेमेंट करते हैं तो अगेन वही डिले भी हो गया, 45 दिन के बाद भी हो गया और फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो गया। तो अब इसका डिडक्शन आपको अगले साल मिलेगा। अब इसी एग्जाम्पल में आप सोचिए कि सेम कंडीशन है, 60 दिन का पेमेंट टर्म्स है, 1 मार्च की इनवॉइस है, लेकिन 60 दिन का पेमेंट टर्म्स इनवॉइस में लिखा हुआ नहीं है। तो पेमेंट टर्म्स आपके 15 दिन हो जाएंगे, क्योंकि आप कैसे सब्सटेंशिएट करोगे? रिटर्न में अगर नहीं है तो आप सब्सटेंशिएट कैसे करोगे? 60 दिन का है तो जहां रिटर्न में कुछ नहीं है वो 15 दिन का हो जाएगा। और उस केस में फिर आपका जो ड्यू डेट हो जाता है वो 15 मार्च का हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको ड्यू डेट एक्सप्लेन कर दिया, उसके कंसिक्वेंसेज एक्सप्लेन कर दिए। कंसिक्वेंसेज इतना ही है कि वो डिडक्शन फिर आपको इस साल नहीं मिलेगा, जिस साल आप उसको एक्चुअल पेमेंट करते उस साल मिलेगा। अब आपको क्या सावधानी रखनी है? पहली सावधानी तो ये रखनी है कि आप पेमेंट टर्म्स जो भी है वो लिखवा लीजिए, नहीं तो 45 डेज जो मिनिमम, जो मैक्सिमम बेनिफिट है उसके जगह सीधे रिड्यूस होकर वो हो जाएगा 15 दिन। तो एक तो आप ये ध्यान रखिए। दूसरा, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपने किसी ऐसे वेंडर से माल ले जिसने नया नया फर्म चालू किया है, एमएसएमई उद्यम का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। उद्यम एक तरह का एक एनरोलमेंट नंबर है जो एमएसएमई के बेनिफिट्स लेने के काम आता है। बट आज भी अगर आप एमएसएमई एक्ट देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखो, तो उद्यम कोई एमएसएमई या स्मॉल या माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज होने या नहीं होने का आधार नहीं है। वो केवल एक पहचान है, एक आइडेंटिटी नंबर है, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। बट अगर किसी ने उद्यम का रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया है और अगर उसके टर्नओवर और जो नेट इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो स्मॉल या माइक्रो इंटरप्राइजेज मानी जा सकती है और उस केस में ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा। उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो सवाल है वो मैंने पूरे क्लियर कर दिए हैं। बट अगर अभी भी आपके मन में कोई दुविधा है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नाम CA विकास अग्रवाल है। मेरा फ़ोन नंबर है 9512551980। मेरी ईमेल ID है vikash@vsaa.in, vikash@vsaa.in। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, बाय।